हेलो दोस्तों, एसपी के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यूज पार्ट 5। पिछले 4 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, आपने देखे होंगे और आपको बहुत ही नॉलेज मिला होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड नॉर्म्स फॉर ए 5-year-old चाइल्ड, ए नर्स डिसाइड टू विदहोल्ड ए शेड्यूल्ड डोज ऑफ डिजॉक्सिन and notify the HCP below what apical pulse did the nurse withhold this medication। ठीक है, कि एक 5 साल का बच्चा है, उसको नर्स दे रही है क्या, डिजोक्सिन दे रही है। डिजोक्सिन जब दे रही है तो नर्स नोटिफाई कब करेगी, किसको, HCP को, जब कौन सी पल्स जब इसमें से और दिए गए ऑप्शन में आएगी तो उसको असिस्ट करेगी। तो ऑप्शन ए है 60 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी है 70 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी है 90 बीट्स पर मिनट और ऑप्शन डी है 100 बीट्स पर मिनट। तो कौन सी रीडिंग पर नर्स उसका जो डोसिंग चल रहा है वो स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो जो एक रेंज होता है, कौन सा होता है, 70 टू 110 बीट्स पर मिनट। 70 टू 110 बीट्स पर मिनट पे जब इस रेंज के बीच यदि बच्चे की यदि क्या आती है, जो पल रेट है वो आती है, तब इस कंडीशन में जो डिजोक्सिन है उसको विदहोल्ड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। और 60 बीट्स पर मिनट जो होगी वो किसके लिए होगी, एडल्ट के लिए। यदि एडल्ट में हार्ट जो है वो अगर कम हो रही है, एपाइकल पल्स जो है 60 बीट्स पर मिनट से कम हो रही है, तो उसमें डिजोक्सिन को विदहोल्ड करेंगे। और यदि बच्चा है, इन्फेंट है, नियोनेट है, चाइल्ड है, तो उसमें 70 टू 110 के बीच में विदहोल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, व्हाट मेडिकेशन डज ए नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन ए चाइल्ड विद हीमोफीलिया ए। कि एक क्लाइंट है जिसको हीमोफीलिया ए हो चुका है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए नर्स क्या करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऑप्शन सी है फैक्टर 8 कंसनट्रेट और ऑप्शन डी है फैक्टर 2, 7, 9, 10 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हीमोफीलिया ए होता है वो किसी कमी से होता है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से। फैक्टर 8 जो होता है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होता है वो होता है हीमोफीलिया ए। इसलिए जिस फैक्टर की कमी हुई उसे आप एडमिनिस्टर कर दोगे यदि पेशेंट को, तो फैक्टर 8 की कंसनट्रेट आप यदि उसको दे दोगे तो हीमोफीलिया ए ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, और अब जो ऑप्शन ए है एल्बुमिन, यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एल्बुमिन में जो फैक्टर 8 प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। और एफएफई में भी इतना फैक्टर 8 प्रेजेंट नहीं होता है। और जो ऑप्शन डी है उसमें भी ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो जो जब भी क्लाइंट को हीमोफीलिया ए है तो फैक्टर 8 कंसनट्रेट दो, उससे क्या होगा, उसकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी, क्योंकि फैक्टर जो 8 होता है वो क्लॉटिंग के लिए एक असेंशियल फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर लिस्ट ऑर्डर फॉर ए यंग चाइल्ड विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ विल्म्स ट्यूमर। ठीक है, एक क्लाइंट है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक यंग चाइल्ड को किसका डायग्नोसिस है, टेंटेटिव डायग्नोसिस है, मतलब उसका कंफर्म नहीं है, किसका है, विल्म्स ट्यूमर का। विल्म्स ट्यूमर जो क्या है, किडनी का ट्यूमर होता है, रीनल ब्लास्टोमा। क्या होता है, रीनल ब्लास्टोमा। रीनल ब्लास्टोमा किडनी का ट्यूमर होता है। ठीक है, तो इसमें से जब कौन सा डायग्नोसिस जब फिजिशियन करेगा तो नर्स उसको क्वेश्चन करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एमआरआई, ऑप्शन बी है सीटी स्कैन, ऑप्शन सी है रेनल बायोप्सी और ऑप्शन डी है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब क्यों होगा रीनल बायोप्सी करेक्ट होगा, क्योंकि जो विल्म्स ट्यूमर होता है वो किडनी का ट्यूमर होता है, और ये कैसा होता है, एनकैप्सुलेटेड होता है। कैसा होता है, एनकैप्सुलेटेड होता है, एनकैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, तो जब यदि आप उसका रेनल बायोप्सी आप करोगे तो रेनल बायोप्सी करने पर जो ट्यूमर है वो एनकैप्सुलेटेड है, तो वो क्या हो जाएगा, अनकैप्सुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो और उसमें यदि वो अनकैप्सुलेटेड हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका आसपास के जो अदर ऑर्गन्स है वहाँ पर उसका मेटास्टेटिस हो जाएगा, तो उससे जो ट्यूमर है वो और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, उसमें मेटास्टेटिस हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रेनल बायोप्सी नहीं करते हैं। जबकि जो कौन से आप डायग्नोसिस कर सकते हो, तो आप एमआरआई कर सकते हो, एमआरआई आप कर सकते हो, सीटी स्कैन कर सकते हो, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। ठीक है, तो
लेकिन रीनल बायोप्सी आप यहाँ पर नहीं करोगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, रीनल बायोप्सी। जब यदि फिजिशियन यहाँ पर रीनल बायोप्सी अगर लिखता है तो नर्स वहाँ पर क्वेश्चन करेगी कि सर दिस इज नॉट राइट बिकॉज इट विल बी मेटास्टेटिस ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए 3-year-old चाइल्ड विद ए डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है बच्चे को, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में 3 साल का बच्चा है, उसको क्या हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो उसकी कंडीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा करेगी नर्स? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग द डाइट, ऑप्शन बी है एनकरेजिंग फ्लूड्स, ऑप्शन सी है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, और ऑप्शन डी है मेंटेनिंग बेड रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो मेन प्रायोरिटी होती है वो उसको प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन यहाँ पर मेन प्रायोरिटी होती है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो रेगुलेटिंग डाइट, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन जो होगा नेक्स्ट प्रायोरिटी होगा यहाँ पर। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये उसकी डाइट में यदि आप हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हो, उससे अच्छी डाइट दे रहे हो, और मतलब जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने वाली डाइट दे रहे हो, तो वहाँ पर करेक्ट हो सकता है। फ्लूड्स यहाँ पर एनकरेज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट होता है फ्लूडिंग। ठीक है, क्योंकि बॉडी में पहले ही क्या हो रहा है, फ्लूड रिटेंशन हो रहा है, तो रेस्ट्रिक्टेड होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फ्लूड इंक्रीज नहीं करते हैं। और मेंटेनिंग बेड रेस्ट, जो ऑप्शन डी है मेंटेनिंग बेड रेस्ट, वो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा, कि मतलब इस जैसे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको एम्बुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रेज करते हैं, एम्बुलेशन के लिए इंक्रेज करते हैं, एम्बुलेशन के लिए इंक्रेज करते हैं। बेड रेस्ट भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा से एम्बुलेशन करने का मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा चलने फिरने के लिए, वॉकिंग करने के लिए हम उसको प्रेरित करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ए चाइल्ड इज टू रिसीव ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट इफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू ब्लड अकर्स। ठीक है, एक चाइल्ड है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ, क्या हुआ उसको, एलर्जिक रिएक्शन हुआ। तो एलर्जिक रिएक्शन कंडीशन में नर्स कौन सा एक्शन लेगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है शट ऑफ द इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी है स्लो द रेट ऑफ फ्लो, ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर द एन एंटीस्टामाइन, और ऑप्शन डी है कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो कर लगाइए, अंदाज़ा लगाइए कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। दिल्ली एम्स, ऋषिकेश एम्स, कौन सा एम्स में क्वेश्चन ये आया नहीं है, और आप मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको इसका आंसर पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आप शट ऑफ द इन्फ्यूजन करोगे, इन्फ्यूजन को स्टॉप करोगे। इन्फ्यूजन को जो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर है वो क्या आगी, इन्फ्यूजन को आपको स्टॉप करना है। ठीक है, स्टॉप करोगे। और ऑप्शन बी जो है स्लो द रेट ऑफ फ्लो, ये यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आप स्लो द रेट ऑफ जो फ्लो है इन्फ्यूजन का, उसको यदि आप स्लो कर दोगे तो उससे जो एलर्जी रिएक्शन है वो कम नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, मतलब आपको तो क्या करना है कि एलर्जी रिएक्शन को बिल्कुल ही स्टॉप करना है। ठीक है, स्टॉप कब होगा, जब आप इन्फ्यूजन को स्टॉप करोगे, लेकिन यहाँ पर स्लो करोगे तो क्या होगा, एलर्जी रिएक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के ऑप्शन के बारे में, एडमिनिस्टर एंड एंटीस्टामाइन। तो यहाँ पर एंटीस्टामाइन देना भी कोई प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट होगा। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आप इन्फॉर्म करोगे, कब करोगे, नेक्स्ट प्रायोरिटी है ये, तो जब आपका ये जो इन्फ्यूजन को आपने स्टॉप कर दिया, उसके बाद आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को यहाँ पर इन्फॉर्म करोगे कि सर यहाँ पर उसके एलर्जिक रिएक्शन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करते हैं। ए नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड विद प्लम्बिज्म, कि एक नर्स है जो असेस कर रही है चाइल्ड को जिसको क्या हुआ है, लेड पॉइजनिंग हुआ है, प्लम्बिज्म जिसे कहा जाता है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर पूछा गया है कि प्लम्बिज्म क्या है। तो प्लम्बिज्म क्या है, लेड पॉइजनिंग जो है उसको प्लम्बिज्म कहा जाता है। तो जो विच ऑर्गन सिस्टम इज मोस्ट कंसर्न बिकॉज ऑफ इट्स इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स, इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट कॉज करता है ये। अब कौन सिस्टम पे कॉज करता है, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन बी है स्केलेटल सिस्टम, ऑप्शन सी है नर्वस सिस्टम, और ऑप्शन डी है हिमेटोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो जो लेड पॉइजनिंग जो है वो कौन से जो सिस्टम पे है वो इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट डालती है। तो बात कर लेते हैं पहले अपन यूरिनरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये यूरिनरी सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, इसलिए ये यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। क्योंकि यदि आपने मतलब प्लम्बिज्म पॉइजनिंग यदि हुआ है
तो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। और यदि यूरिनरी सिस्टम को यदि कोई हार्म भी हुआ है, ठीक है, तो वो ट्रीट आउट हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन जो बी है स्केलेटल सिस्टम, इस पर भी इफेक्ट करता है, लेकिन क्या होता है कि आप उसे यदि चिलेटिंग थेरेपी दोगे, कौन सी थेरेपी, चिलेटिंग थेरेपी, चिलेटिंग थेरेपी, चिलेटिंग थेरेपी यदि आप पेशेंट को एडमिशन करोगे तो उसका जो लेड है वो आपकी बोन्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसलिए स्केलेटल सिस्टम से भी रिवर्सिबल इफेक्ट होगा, ना कि इरिवर्सिबल, इसलिए ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन जो सी है नर्वस सिस्टम, ठीक है, और ऑप्शन जो डी है हीमेटोलॉजिकल, तो ऑप्शन जो डी है हीमेटोलॉजिकल सिस्टम, इसमें भी क्या होगा, रिवर्सिबल इफेक्ट होगा। लेकिन जो ऑप्शन सी है नर्वस सिस्टम, इस कंडीशन में यहाँ पर जो इफेक्ट होगा इसका प्लम्बिज्म का, वो हमेशा इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट होंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि जो नर्व जो सेल होती है उसको यदि आप एक बार यदि उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है या फिर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो वो कभी भी दोबारा उसमें रीजनरेशन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यदि जो प्लम्बिज्म का जो इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट जो होगा वो होगा नर्व सिस्टम पर, क्योंकि नर्व सिस्टम यदि इसमें इन्वॉल्व हो गया तो दोबारा उसमें रीजनरेशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। द नर्व सिस्टम विल बी अफेक्ट इन द लेड पॉइजनिंग केसेस, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली एम्स, ऋषिकेश एम्स, PGI, GMCH सब में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि क्योंकि एक प्ले से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है कि कौन सा बच्चा किस तरह का प्ले खेलता है, ठीक है। तो ऑप्शन अब क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। What type of play does a nurse expect when observing a toddler in a playroom with the other children? ठीक है कि एक what type of play does a nurse expect when observing कि एक टोडलर है, मतलब टोडलर क्या होता है, 1 से 3 साल का बच्चा है जो टोडलर कहलाता है। टोडलर जब वो खेल रहा है प्ले रूम में अदर चिल्ड्रन के साथ वो खेल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो कौन सा जो प्ले है वो खेलता है, तो ऑप्शन ए है पैरेलल प्ले, ऑप्शन बी है सॉलिटरी प्ले, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव प्ले, ऑप्शन डी है कॉम्पिटिटिव प्ले, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमेशा टोडलर जो प्ले खेलता है वो हमेशा पैरेलल प्ले होता है। कौन सा प्ले होता है, पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले क्या होता है, ऐसा प्ले जिसमें क्या होता है कि दो बच्चे अपने अलग अलग खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे 4 बच्चे एक साथ ग्रुप में बैठे हैं लेकिन उनके पास अपने अलग अलग खिलौने हैं, वो खिलौनों को क्या करते हैं, डोंट शेयर, मतलब शेयर नहीं करते हैं, डोंट शेयर द टॉयज़, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्ले है जो बच्चे खेलते हैं लेकिन उसमें अपने जो खिलौनों को शेयर नहीं करते हैं, डोंट शेयर द टॉयज़। तो वो जो गेम होता है वो होता है पैरेलल प्ले होता है। और ये टोडलर्स जो बच्चे होते हैं वो ये प्ले खेलते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बारे में पता होता है कि वो बच्चा इस खिलौने से खेल रहा है, मतलब आपस में एक दूसरे से ये मतलब उसका आपस में एक दूसरे को इनका पता होता है, ठीक है। लेकिन ये अपने अपने जो टॉयज़ उनको शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन बी है सॉलिटरी प्ले, जो सॉलिटरी प्ले है वो इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। किसमें, सॉलिटरी प्ले देखने को मिलता है इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स में देखने को मिलता है, जिसे ऑन लुकर प्ले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑन लुकर प्ले, ऑन लुकर प्ले, ठीक है। ऑन लुकर प्ले भी इसे कहा जाता है। और जो ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले देखने को मिलता है जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं। कौन से, प्री स्कूल जो चाइल्ड होते हैं उनमें देखने को मिलता है कोऑपरेटिव, प्री स्कूल चाइल्ड में कोऑपरेटिव देखने को मिलता है। और कॉम्पिटिटिव प्ले जो होता है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा टाइप का प्ले किस में देखने को मिलता है, तो इसमें जो टोडलर के बारे में पूछा गया है तो टोडलर में हमेशा पैरेलल प्ले देखने को मिलेगा। पैरेलल प्ले क्या होता है, ऐसा प्ले जिसमें बच्चे साथ में खेलते हैं लेकिन अपने टॉयज शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एम्स के एग्ज़ाम से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि एक महीने का बच्चा ए 1 month old इन्फेंट इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ हिट्सबर्ग डिजीज, ठीक है। हिट्सबर्ग डिजीज जिसे कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन डिजीज कहा जाता है। इसमें हिट्सबर्ग डिजीज बच्चे को 1 महीने का है। तो व्हाट प्रोसीजर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू बी यूज टू कन्फर्म द डायग्नोसिस, कि इसमें जो हिट्सबर्ग डिजीज हुआ है उसको कंफर्म करने के लिए नर्स कौन सा डायग्नोसिस करेगी, ठीक है। ऑप्शन ए है कोलोनोस्कोपी, ऑप्शन बी है रेक्टल बायोप्सी, ऑप्शन सी है मल्टीपल सैलाइन एनीमा, ऑप्शन डी है फाइब्रोप्टिक नेजोएंट्रिक ट्यूब। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सोचिए थोड़ा। हिट्सबर्ग डिजीज में क्या देखने को मिलता है कि जो वहाँ के जो कोलोन पार्ट जो होता है उसमें क्या वहाँ की जो नर्व जो एंडिंग है वो यहाँ पर एब्सेंट होती है,
ठीक है। जो गैंग्लियन है, देखो इससे वर्ड से पता लग रहा है एगैंग्लियोनिक, मतलब वहाँ के जो गैंग्लियंस है वो वहाँ पर एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है कि जो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट स्टूल है वो उस पार्ट में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद वो वहाँ की साइज़ बढ़ जाती है उसकी कोलोन पार्ट की, तो वो मेगा कोलोन कहा जाता है। ठीक है। इसमें आपको एक हिट्सपंक डिजीज़ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हिट्सपंक डिजीज़ में किस टाइप का स्टूल देखने को मिलता है। ठीक है, किस टाइप का स्टूल देखने को मिलेगा, तो हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो स्टूल का पैटर्न देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जो रिबन लाइक स्टूल। ठीक है, कौन सा, रिबन लाइक स्टूल यहाँ पर देखने को मिलेगा, रिबन लाइक स्टूल। ठीक है, क्योंकि जो इसमें गैंग्लियंस एब्सेंट होते हैं तो क्या होगा, उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो पाता, इसलिए जो स्टूल का पैटर्न होता है वो रिबन लाइक स्टूल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं हिट्सपंक डिजीज़, इसमें आर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, आर, तो आर से आप याद रख सकते हैं क्या, क्योंकि काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होता है इसमें, इसलिए हमेशा आप आर से आप याद रख सकते हैं कि ठीक है, आर से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है होगा, रिबन लाइक स्टूल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अब इसमें पूछा चाह रहा है कि एग्जामिनर कि इसमें कौन सा जो है वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो जो रेक्टल बायोप्सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। रेक्टल बायोप्सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कोलोनोस्कोपी, मल्टीपल सलाइन एनिमा और फाइब्रोटिक नेजोएंट्रिक ट्यूब जो है वो यहाँ पर प्रोसीजर जो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं करेंगे डायग्नोसिस को, वो यहाँ पर ओनली उसको जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बताएंगे कि ये यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा रेक्टल बायोप्सी होगा, क्योंकि रेक्टल बायोप्सी में क्या करेंगे, वहाँ से आप सेल्स को लेके, सेल्स को वहाँ से लिया जाता है और सेल्स को लेके वहाँ से उसका एग्जामिनेशन आप करोगे, तो एग्जामिनेशन में आपको पता लग जाएगी कि वहाँ से कि जो नर्व एंडिंग्स है वो वहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेक्टल बायोप्सी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ए 3-year-old चाइल्ड इंजेस्ट ए सब्सटेंस दैट मे बी ए पॉइजन, द पेरेंट्स कॉल्स ए नेबर हु इज एन नर्स, आस्क व्हाट टू डू, व्हाट शुड द नर्स रिकमेंड द पेरेंट टू डू। ठीक है, एक 3 साल का बच्चा है जो इंजेस्ट कर जाता है सब्सटेंस जो एक पॉइजन हो सकता है। ठीक है, तो जो उसके पेरेंट्स है बच्चे के, वो नेबर को वहाँ पर बुलाते हैं, जो उसके नेबर में मतलब पड़ोसी है जो एक नर्स है, और नर्स को वो पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो व्हाट शुड द नर्स रिकमेंड द पेरेंट टू डू, कि नर्स पेरेंट्स को क्या करने के लिए कहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर सिरप ऑफ इपकेप, ऑप्शन बी है कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, ऑप्शन सी है टेक द चाइल्ड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और ऑप्शन डी है गिव द चाइल्ड टू ब्रेड डिप्ड इन द मिल्क टू एब्जॉर्ब द पॉइजन। ठीक है, तो इस तरह के केस जो होते हैं जहाँ पर नर्स को पता नहीं है या किसी पेरेंट्स को पता नहीं है कि कौन सा पॉइजन उसने खाया है, तो इस कंडीशन में हमेशा मेन जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर। ठीक है, कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, हमेशा इस कंडीशन में पॉइजन कंट्रोल सेंटर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इन जो पॉइजन कंट्रोल जो सेंटर होता है उसको हमेशा ये इन चीज़ों का पता होता है कि कौन सा पॉइजन से कौन सा इसको एंटीडोट देना है। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करने की उसकी जो होती है अपनी जो न्यू गाइडलाइंस होती है उसको हमेशा पता होती है, इसलिए सबसे पहले कॉल करना है पॉइजन कंट्रोल सेंटर को। ठीक है, टेक द चाइल्ड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये अदर जो प्रायोरिटी है वो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, और ऑप्शन डी और जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सूटेबल नहीं है, क्योंकि आप बिना किसी फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के बिना अपना इतना ही कोई ड्रग दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, और जो ऑप्शन डी है कि आप ब्रेड को डिप कर दो मिल्क को, तो ताकि वो पॉइजन को जो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये यहाँ पर एक बेतुकी बात है, यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, एन ऑर्डर इज रिटर्न फॉर एन आइसोटोनिक एनिमा फॉर ए 2-year-old चाइल्ड। ठीक है, एक 2 साल का बच्चा है, उसके लिए आइसोटोनिक एनिमा लिखा गया है, उसको देना है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड द नर्स शुड एडमिनिस्टर विदाउट ए स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि एनिमा देने के लिए हमें कंसेंट लेना होता है, ऐसा कुछ है। ठीक, तो उसमें नर्स बिना कंसेंट के या बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के, वर्ड पकड़िए आप, बिना किसी विदाउट ए स्पेसिफिक ऑर्डर, तो नर्स कितना उसको दे सकती है, जो एनीमा है कितना दे सकती है मैक्सिममली। ठीक, ऑप्शन ए है 100 to 150 ml, ऑप्शन बी है 155 to 250 ml,
ऑप्शन सी है 255 तो 360 ml। ऑप्शन डी है 365 टू 500 ml। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 255 टू 360 ml। जो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है, जो बिना विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर के फिजिशियन की नर्स दे सकती है, वो होता है 360 ml। ठीक है, मैक्सिममली नर्स 360 ml तक यहाँ पर दे सकती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हैगा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए यहाँ पर इन्फेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत लो अमाउंट होता है इन्फेंट के लिए, 1 साल तक के बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अदर जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। 255 तो 360 ml तक जो नर्स है मैक्सिममली यूज़ कर सकती है आइस्टोनिक एनिमा बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए नर्स इज डिस्कसिंग द केयर ऑफ एन इन्फेंट विद कोलिक विद पेरेंट्स। व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन इज द कोज ऑफ कोलिकी बिहेवियर। ठीक है, एक नर्स है डिस्कस कर रही है उसके इन पेरेंट्स के साथ इन्फेंट के कि उसको कोलिक है। ठीक है, तो व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन इज द कोज ऑफ कोलिकी बिहेवियर। कोलिकी बिहेवियर का कोज क्या है। ठीक है, कोलिक भी सबसे पहले बात करते हैं कोलिक क्या होता है। कोलिक क्या होता है कि बच्चा कंटिन्यूसली क्राई करता रहता है। ठीक है, अब उसका क्राई करने का रीज़न क्या हो सकता है, उसके जो एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ठीक है, और या फिर कोई अदर रीज़न से बच्चा रो रहा है, तो बच्चा ये जो बच्चे होते हैं इन्फेंट्स होते हैं उनमें सबसे कॉमनली ये कोलिक बिहेवियर उनमें देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या जो रेशनल देगी नर्स की क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए है इन एडिक्वेट पेरिस्टालसिस। ऑप्शन बी है प्रोक्सिसिमल एब्डोमिनल पेन। ऑप्शन सी है एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू सर्टेन प्रोटीन इन मिल्क। ऑप्शन डी है ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डिजाइन टू एलिमिनेट फॉरेन प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पैरोक्सिसिमल एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ये कैसे होगा, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं जिनमें छोटे बच्चे इन्फेंट्स होते हैं इनमें इनमें जिनका नर्व सिस्टम प्योरली डेवलप, इनमें दो चीज़ें होती है। देखो, एक तो होता है पहले कि उसका जो नर्व सिस्टम है वो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नर्व सिस्टम डेवलपमेंट, नर्व सिस्टम इनका क्या होता है, इमेच्योर होता है। नर्व सिस्टम क्या है इनका, इमेच्योर है। और दूसरी चीज़ क्या कहता है कि इनमें जो इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा है, इंटेस्टाइन जो फ्लोरा है वो भी इनका प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे में एब्डोमिनल कॉलिक देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए उसका बिहेवियर कॉलिक ही हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शन जो ए है इनएडिक्वेट पेरिस्टालसिस, जो ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इन्फेंट होता है उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट बिल्कुल कंप्लीटली उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। और एलर्जिक रिस्पॉन्स टू सर्टेन प्रोटीन इन मिल्क, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। और ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी है प्रोक्सिसिमल एब्डोमिनल पेन। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसका कोई जो कोलिक की बिहेवियर का जो स्पेसिफिक जो कोज होता है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोक्सिमल एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, या तो उसका नर्व सिस्टम इमेच्योर है। ठीक है, और जिसके अदर रीज़न हम मान सकते हैं कि उसका जो इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा है वो अभी तक फुली डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज कॉमन फाइंडिंग दैट ए नर्स कैन आइडेंटिफाई मोस्ट चिल्ड्रन विद सिम्टोमेटिक कार्डिक मालफॉर्मेशन। ठीक है, एक बच्चा है जिसमें नर्स आइडेंटिफाई करेगी क्या देखेगी, सिम्टोमेटिक कार्डिक मालफॉर्मेशन। सिम्टोमेटिक कार्डिक मालफॉर्मेशन बच्चे को हुआ है तो उसके में कौन सी मोस्ट कॉमन फाइंडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन बी है इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स। ऑप्शन सी है डिलेड फिजिकल ग्रोथ। ऑप्शन सी डी है जो क्लबिंग ऑफ द फिंगर टिप्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। जो भी कार्डिक मालफॉर्मेशंस होते हैं बच्चे में, ASD VSD, ठीक है, जैसे साइनोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और असाइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है। ठीक है, तो इन सब में बच्चे में सबसे कॉमन देखने को क्या मिलेगा, तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, डिलेड फिजिकल ग्रोथ। डिलेड फिजिकल ग्रोथ यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि जो कार्डिक मालफॉर्मेशन जब होता है उसमें बच्चे की जो ऑक्सीजन नीड होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो बच्चे के जो जिस पार्ट जैसे ब्रेन का पार्ट है उसको डेवलप होने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसको मिलेंगे नहीं तो बच्चे का जो एज के साथ जो डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो तो वो क्या होगा, उसको अल्टर्ड होगा, और उसका जो फिजिकल ग्रोथ जो है वो भी अल्टर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन जो ए है मेंटल रिटार्डेशन जो है ऐसे बच्चों में जिनमें कार्डिक मालफॉर्मेशन उनमें कॉमनली प्रेजेंट नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं उनमें ये कॉमनली प्रेजेंट होता है, इसलिए ये यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स, तो ये यहाँ पर जो उसका कार्डिक मालफॉर्मेशन जो है वो
जेनेटिक फैक्टर्स के बजाय जो प्रीनेटल फैक्टर्स जो होते हैं मदर के, प्रीनेटल फैक्टर्स जो होते हैं, प्रीनेटल जो फैक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है, ना कि इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है कार्डियक मालफॉर्मेशन हमेशा प्री नेटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन जो डी है क्लबिंग ऑफ द फिंगर टिप्स, क्योंकि ये यहाँ पर क्लबिंग ऑफ फिंगर टिप्स को अपन ऐसे राइट आंसर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये हमेशा साइनोटिक हार्ट डिजीज जो है, मतलब साइनोटिक कार्डियक मालफॉर्मेशन में ये प्रेजेंट होगा। असाइनोटिक में हमेशा हमको क्लबिंग ऑफ फिंगर टिप्स देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डिलेड फिजिकल ग्रोथ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A nurse is reviewing the clinical record of an infant and children with cardiac disorders who developed heart failure. What did the nurse determine is the last sign of heart failure? ठीक है, एक बच्चा है जिसको क्या है? कार्डियक डिसऑर्डर्स है, और उसको कार्डियक डिसऑर्डर्स के थ्रू क्या हुआ? उसको हार्ट फेलियर हो गया। क्या है उस बच्चे को? पहले तो कार्डियक डिसऑर्डर है, उसमें हार्ट फेलियर डेवलप हुआ है। तो व्हाट डिड द नर्स डिटरमाइन इज द लास्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर इन द चिल्ड्रन, ठीक है, कि उसमें लास्ट साइन क्या होगा हार्ट फेलियर का? एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है टेकीपीनिया, ऑप्शन बी है टेकीकार्डिया, ऑप्शन सी है पेरिफेरल एडिमा, ऑप्शन डी है पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ठीक है। तो आपको लास्ट साइन पूछा है, ना कि अर्ली साइन पूछा है। तो अगर अब एग्जामिनर अर्ली साइन पूछे तो टेकीपीनिया, टेकीकार्डिया ये उसके अर्ली साइन होंगे, क्योंकि बॉडी में जो ब्लड का जो सप्लाई है वो यहाँ पर डिक्रीज होगा, तो इसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए बॉडी में टेकीपीनिया, टेकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लास्ट साइन पूछा है, अर्ली नहीं पूछा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिम्पैथेटिक सिस्टम जो एक्टिवेशन होता है उसको ये इंडिकेट करता है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है पेरिफेरल एडिमा, और ऑप्शन जो डी है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेरिफेरल एडिमा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस कंडीशन में जब हार्ट फेलियर हो गया है तो जो किडनी है, किडनी की जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स की जो ट्यूब्यूल्स है उसमें वहाँ पर क्या होगा? जो ब्लड का सप्लाई है वो पुअर ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगा। पुअर ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगा तो वहाँ पर वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, और सोडियम और पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी वहाँ डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसको पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है, पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा। और जो तो ये वहाँ पर करेक्ट होगा। और जो ऑप्शन डी है पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ये जो कार्डियक डिसऑर्डर्स है उनमें देखने को नहीं मिलता है। ये जो है किस में देखने को मिलता है? जो अपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेप्टोफाइलोकोकल इन्फेक्शन होता है उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है उसमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो लास्ट साइन जो है इसका हार्ट फेलियर का वो होगा पेरिफेरल एडिमा, और अर्ली साइन पूछे तो टेकीपीनिया, टेकीकार्डिया ये राइट आंसर होंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A nurse is administering IV fluids to a dehydrated infant. What intervention is most important at this time? ठीक है, एक नर्स है जो एडमिनिस्ट कर रही है IV फ्लूइड्स, ठीक है, एक बच्चे को IV फ्लूइड्स दे रही है, डिहाइड्रेटेड इन्फेंट है। तो व्हाट इंटरवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? इस टाइम पे कौन सा जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो इंपॉर्टेंट होगा? तो ऑप्शन ए है कंटिन्यूइंग द प्रिस्क्राइब्ड फ्लो रेट, की जो प्रिस्क्राइब फ्लो रेट फिजिशियन ने दी है उसको आप कंटिन्यू करना है। ऑप्शन बी है मॉनिटरिंग द इंट्रावेनस ड्रॉप रेट, जो इंट्रावेनस ड्रॉप रेट है उसको आपको मॉनिटर करना है। ऑप्शन सी है कैलकुलेटिंग द टोटल नेसेसरी इनटेक, ऑप्शन डी है मेंटेनिंग द फ्लूइड एट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरी संभावनाएं हैं इसके आने की, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड बात नहीं है। इसमें आपको बस इतना पता लगाना है कि नर्स का जो वर्क है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कंटिन्यूइंग द प्रिस्क्राइब्ड फ्लो रेट। जो भी फिजिशियन ने जो प्रिस्क्राइब फ्लो रेट दी है उसको आपको उसको देना है, क्योंकि यदि आपको उसको बच्चे से को यदि आपने एक साथ ज़्यादा जो अमाउंट में आपने IV फ्लूइड दे दिया तो उसमें कार्डियक ओवरलोड देखने को मिलेगा। क्या होगा? कार्डियक ओवरलोड उसमें देखने को मिल सकता है। और बच्चे, क्योंकि बच्चे का जो इंट्रावेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें फ्लूइड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा सा अल्ट्रेशन होता है ना तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कंटिन्यू द प्रिस्क्राइब फ्लो रेट, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मॉनिटरिंग द इंट्रावेनस ड्रॉप रेट, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन ये नेक्स्ट प्रायोरिटी है। ऑप्शन जो सी है कैलकुलेटिंग द टोटल नेसेसरी इनटेक, तो ये जो फंक्शन है कि उसको कितना जो फ्लूइड देना है, ये जो वर्क है वो किसका होता है, जो फिजिशियन है उसका वर्क है, तो ये नर्स का वर्क नहीं होगा, इसलिए ये यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। फिजिशियन का वर्क होता है, ठीक है, कि बच्चे को कितना टोटल नेसेसरी इनटेक देना है, ठीक है। ऑप्शन डी है मेंटेनिंग द फ्लूइड एट बॉडी टेम्परेचर, तो फ्लूइड को बॉडी टेम्परेचर के अनुसार देना है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन ये जो है नेक्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो मेन प्रायोरिटी है यहाँ पर कि जो भी प्रिस्क्राइब फ्लो रेट है उसको आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट हुज वोमिटिंग इज इंट्रैक्टेबल, फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू असेस। अब यहाँ पर एक बात है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो कॉम्प्लिकेशन होगा कि बच्चे को इंट्रैक्टेबल वोमिटिंग हो रही है। इंट्रैक्टेबल मतलब वर्ड ध्यान दीजिए, इंट्रैक्टेबल, ऐसी वोमिटिंग जो कंटिन्यूस हो रही है, रुक नहीं रही है, तो व्हाट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्स असेस करेगी। ऑप्शन ए है एसिडोसिस, ऑप्शन बी है एल्कलोसिस, ऑप्शन सी है हाइपरकैलेमिया और हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी बॉडी में वोमिटिंग होता है, इंट्रैक्टेबल वोमिटिंग होता है, तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा, एल्कलोसिस देखने को मिलता है। हमेशा क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी वोमिटिंग होती है तो जो H+ आयन होते हैं, कौन से आयन, H+ आयन का यहाँ पर लॉस होता है, H+ आयन का यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है। और जब भी H+ आयन का लॉस होगा तो जो स्टमक है वहाँ पर क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट आयन्स है उनका बॉडी में उनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, तभी बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज़ होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। और यदि क्लाइंट को कहा जाए कि उसको कंटिन्यूस डायरिया हो रहा है, तो डायरिया के केस में क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट जो आयन्स हैं उनका इंटेस्टाइन से लॉस होगा और वहाँ पर जो H+ आयन का जो लेवल है वो इंटेस्टाइन में बढ़ेगा, इसलिए उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस देखने को मिलेगा डायरिया कंडीशन में। तो यहाँ पर वोमिटिंग है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा एल्कलोसिस, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है ये समझ में आए होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मैं ओनली जो रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं उनकी आपको तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि जो एग्जाम से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो आपको अच्छा नंबर दिला के जाएँ, आपकी गलत नहीं हो, ठीक है। क्योंकि आप गलती यही करते हो कि जो रिपीटेड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है उनको भी आप गलत कर जाते हो, ठीक है। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।